अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बूटा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल इजीली वेट। आज की वीडियो है अफलाटॉक्सिन के ऊपर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीनुल्लाह खान और डॉक्टर हमजा। आए इनसे बात करते हैं और अफलाटॉक्सिन के बारे में आपको कुछ बताते हैं, ये क्या चीज़ है और किसको। मैं ज़रा अपनी इंट्रोडक्शन पहले करा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर समीनुल्लाह है और युवास से मैंने BBM किया और मेरा फील्ड स्टाफ मैनेजमेंट है और 2013 में मेरी ग्रेजुएशन हुई है युवास से और करंटली मैं गल्फ डील में एज ए फार्म मैनेजर और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने कहा इस चीज़ पे कुछ वीडियोज़ हैं जो फार्मर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उस पर कुछ वीडियोज़ में बना दूँगा। लेकिन अभी करंट एक इशू चल रहा है एफ्लाटॉक्सिन का। एफ्लाटॉक्सिन की बेस पे दूध की रिजेक्शन हो रही है। तो करंट इस इशू को हम किस तरह हल कर सकते हैं, क्योंकि डेयरी के और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह पर लीटर कास्ट को किस तरह कंट्रोल किया जाए और ये चीज़ें। और अभी तो नाउमीदी है कि दूध नहीं उठा रहे कंपनी वाले। इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न उसकी क्या है? असल में एफ्लाटॉक्सिन का इशू नहीं है, इशू जो है वो परचेज पावर की है। जो कि आप लोग देखें कि हर एक चीज़ महंगी हो गई है, तो आजकल के टाइम में दूध जो है एक लग्जरी आइटम कंसीडर किया जा रहा है कि सपोज किसी से घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो दूध कैसा लेगा। पहले तो लोगों के पास अपने खर्चे निकाल के एक स्पेस होती थी कि मैं अपने बच्चों को दूध दूँ तो दूध की वजह से उनकी ग्रोथ वगैरह हो जाएगी। तो अभी वो स्पेस नहीं रहेगी, जिसकी वजह से कंपनियों की भी सेल नहीं हो रही है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो एफ्लाटॉक्सिन का बहाना बना के या एनी वे हर एक बहाना बना के ना दूध को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उस बेस पे मैंने कहा आप लोगों को मैं इस इशू को किस तरह वहाँ पे हल किया जाए, मैं इसकी तरफ आना चाहता था। अच्छा, इसमें लोग दो अप्रोचेस यूज़ करते हैं। जो कंपनी वाले आपको कहेंगे कि मतलब जो भी मार्केटिंग वाली कंपनियां हैं, जो हमारे डॉक्टर्स भाई हैं, वो आपको लेके मतलब उनका अप्रोच ये है कि आप एफ्लाटॉक्सिन को रिमूव करने के लिए या उसकी लिमिट को आप उसकी लिमिट जो सर्टेन लिमिट है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, जिसको बोलते हैं 0.5 ppb M1 जो मिल्क में आता है, इससे या इससे नीचे हो तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट है। उसमें आने के लिए वो क्या कहते हैं कि आप अपना क्ले बेस्ड टॉक्सिन बाइंडर की डोज बढ़ाते जाओ। तो पहले से मैं इस चीज़ के खिलाफ था और जो मैंने हल उसका ढूंढा है वो ज़रा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। जो मेरे से ऊपर गुजरा है या किस तरह हमने उसको हल किया है वो ज़रा शेयर कर लेता हूँ। कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने फीड के एनालिसिस कर दें कि फीड में किस इंग्रेडिएंट से आ रहा है। मेरे पास एफ्लाटॉक्सिन B1 जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है, जो कि हम करते हैं, हमारे पास अपनी लेब है। तो उसमें आप ज़रा देख लें कि कहाँ से, सपोज आपने देखना होगा स्टार्च बेस्ड फीड और जितने भी केक से वो सोर्स होती है एफ्लाटॉक्सिन की। तो सबसे पहले आपने सपोज मस्टर्ड केक हो गया या आपके पास सनफ्लावर केक, इस तरह जितने केक से ऑयल बेस्ड चीज़ें हैं जो कि केक में होते हैं, उनको देखना चाहिए कि उनका इंडिविजुअल एनालिसिस करना चाहिए कि उसके अंदर अगर आप TMR बना रहे हो तो उसकी एनालिसिस करके कि इसमें से कितना आ रहा है, TMR में कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इंडिविजुअल करके आपको फिर चाहिए कि ओवरऑल TMR का कर ले। ओवरऑल TMR से भी पहले आपको चाहिए कि अपने हाई ग्रुप की TMR चेक कर ले कि उससे कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, उसमें कितना एफ्लाटॉक्सिन आ रहा है, B1 कितना आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे मैक्सिमम मिल्क कंट्रीब्यूट करनी है। तो सबसे पहले चाहिए कि उसकी आप कर दें, इसके बाद ओवरऑल TMR की कर दें। और अच्छा, एक दूसरी चीज़ है कि आप पहले जब आप TMR को चेक करोगे, सपोज मेरे पास आई थी लेस देन 10 ppb, ठीक है, ये तो एक ऑर्डिनरी है कि आपकी फीड ठीक है। लेकिन जब हमने उसको 6 घंटे बाद किया तो मेरे पास सेकंड डाइल्यूशन में भी ग्रेटर देन 70 आया। इट मींस व्हाट कि पहले तो हमने चीज़ एक्सक्लूड कर दी कि फलाना चीज़ से आ रहा था, वो हमने राशन से रिमूव किए, उसको प्योर चीज़ है उसकी जो कि एफ्लाटॉक्सिन ऑलमोस्ट फ्री का मतलब है कि लेस देन 10 ppb आपका इंग्रेडिएंट का आ रहा है, दिस इज द बेस्ट वन, ठीक है, उसको हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद फिर भी आ रहा था। इसका मतलब ये है कि फीडिंग एरिया को चेक किया जाए कि वहाँ पर कहाँ पर फंगस पड़ी है जिसकी वजह से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। दूसरा,
जिस चक्की में से आपकी मेजरेन ग्राइंडिंग हो रही है वहां पर भी एफ्लाटा का जो फंगल ग्रोथ है उसको चेक करना चाहिए। अगर किसी के पास मिक्सचर वेगन अपना है, मिक्सचर वेगन को चेक किया जाए कि उधर से कहां पर आ रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों को आप जब देखोगे तो इसके बाद आप मिल्क को देख के M1 कितना आ रहा है। अगर वहां से आप क्लियर होगे तो आपने मिल्क में से रिमूव करने के लिए इसको 24 से 48 आवर्स देने होंगे। 24 से 48 आवर्स में ये रिमूव हो जाता है अगर आपके इंग्रेडिएंट वहां से आपने अपने TMR में जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल थे या वो TMR की लिमिट में आ रही है एफ्लाटॉक्सिन का लेवल। तो मेरा कहना ये है कि खाली अगर आप एफ्लाटॉक्सिन की डोज पे जाओगे तो इसकी टॉक्सिन बाइंडर क्ले बेस्ड टॉक्सिन बाइंडर की डोज पे जाओगे वो 200 भी पहुंच जाओगे, आपको लिमिट आप उस लिमिट को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर एक चीज ये है कि सबसे पहले अपने खुराक जो देते हो उसको खालिज बनाओ, उसको विद इन द लिमिट ले आओ। इसके बाद आप ये कर लें कि 24 से 48 आवर्स देने होंगे, जिसके बाद ऑलमोस्ट विद इन द लिमिट में आ जाए। सपोज मैं मिसाल देता हूँ, एक दफ़ा मेरे पास आ रहा था 1.22 ppb, दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। तो हमने जब TMR पे काम किया, हमारे पास हमजा साहब हैं, हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, और जो लैब इंचार्ज है यहाँ पे वो हमारे पास मशीनें पड़ी हुई अपनी, तो हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है कि हम खुद करके अपना B1 वगैरह मालूम करके इसके बाद हम यहाँ से डिसीजन लेके हमें उस जगह का पता चल जाता है कि कहाँ से मैंने अपने टॉक्सिन को कंट्रोल करना है। तो इस तरह हमने लास्ट विद इन 24 आवर्स या आप समझिए 36 आवर्स में 0.278 पे 0.278 ppb पे आया। और तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, और तरीका भी यही है कि हम किस तरह अपने M1 को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तरीका था जो मैंने बता दिया। और दूसरा ये कि क्ले बेस का जो टॉक्सिन बाइंडर है वो जिस कंपनी का भी है, अगर आपने विद इन द लिमिट नहीं दिया, B1 आपका विद इन द लिमिट, B1 का जो फील्ड के अंदर लिमिट है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है, कोई भी क्ले बेस्ड टॉक्सिन बाइंडर काम नहीं करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने जो TMR से आपका जो कंट्रीब्यूट हो रहा है एफ्लाटॉक्सिन, सबसे पहले उसको कंट्रोल करो। इसके बाद बेशक जो सस्ते से सस्ता टॉक्सिन बाइंडर डाल दो, कुछ भी नहीं होता है, विद इन द लिमिट होगा आपका टॉक्सिन बाइंडर। और बाकी कोई क्वेश्चंस या किसी ने कुछ पूछना हो तो इजी वे वेट पे ये वीडियो अवेलेबल होगी, वहाँ पर मेरा नंबर भी होगा, तो आप लोग इजीली मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, मैं अवेलेबल भी हूँ। और डॉक्टर हमजा साहब भी कुछ कहेंगे इसके बारे में। सर ये कि आप ज़रा बताओ कि ये प्रोसीजर किस तरह होता है, और आप सिर्फ अपने फार्म पे करते हो इसको या सराउंडिंग फार्म्स या किसी दूसरे को भी फैसिलिटीज दे सकते हो? काइंडली जरा बताओ, और प्रोसीजर क्या है इसका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय सेल्फ हमजा यासीन, और मैं एज अ लैब इंचार्ज इधर 12th ग्रेड फॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आजकल जो मेजर इशू एफ्लाटॉक्सिन का चल रहा है, तो बहुत सारे फार्मर इस वजह से परेशान भी हैं। तो हम आपको इसके प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह हम कैरी आउट करते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे हम इस लैब में 2 तरह के टेस्ट करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन B1 का टेस्ट है जो कि फीड का टेस्ट किया जाता है, और दूसरा मिल्क का टेस्ट है जिसको हम M1 टेस्ट बोलते हैं। तो जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी सर, आप किस तरह करते हो? सैंपल ले लेते हो फिर? जी फर्स्ट तो हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह ग्राइंड करते हैं। देन जब वो ग्राइंड हो जाता है तो उसका हम 5 ग्राम का सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो एक इसका हमने सोल्यूशन बनाया होता है 50% एथेनॉल का, उसके साथ हम उसको ट्रीट करते हैं। फर्स्ट अच्छी तरह उसको शेक करने के बाद सैंपल का वो जो फिल्ट्रेट करने के बाद एल्कोहल बच जाता है, जो फिल्ट्रेट होता है उसको हम ले लेते हैं। वो हमने लेना होता है 100 माइक्रोमीटर ले लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं, ये माइक्रोमीटर होता है हमारे पास, ठीक है। और इसकी ना हमें एफ्लाटॉक्सिन B1 M1 इनकी हमें स्ट्रिप्स मिलती हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक होती हैं। जी। जो अगर तो हम कर रहे हैं कि B1 का टेस्ट कर रहे हैं, फीड का टेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपको बताया कि सैंपल को एथेनॉल से ट्रीट करने के बाद जो उसका फिल्टर बचता है उसको हम लेते हैं 100 माइक्रोमीटर, वो उसके डाइल्यूएंट के साथ उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है।
अच्छी तरह फिर एक हमारे पास माइक्रोवेव होती है, उसके अंदर ही उसकी स्पेसिफिक होती है। जी जी उसके साथ उसको ट्रीट करने के बाद, शेक करने के बाद फिर हमारे पास ये इंक्यूबेटर होता है। जी इसके ऊपर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी टेम्परेचर सेट होता जी। है और इसकी हम टाइमिंग जो होती है 2 टाइम में एडजस्ट करते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट टाइमिंग होती है वो सिर्फ हमने जो सिंपल जो हमने डाइल्यूट जो हमने तैयार किया होता है, जिसमें हमारे पास ट्रीट का सैंपल जो ट्रीटेड होता है वो होता है, डाइल्यूट होता है, और जो हमने हमारी ओवरऑल डाइल्यूशन बनी होती है माइक्रोवेव में, उसको हम इसके ऊपर फर्स्ट 3 मिनट के लिए हम हीट होने के लिए रख देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे। जब वो 3 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, इसकी जो स्पेसिफिक स्ट्रिप्स होती है ना अफ्लाटॉक्सिन B1 की, वो हम इसके ऊपर अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर वो हमारा जो टाइमिंग होता है वो हमारा 4 मिनट्स का होता है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसकी स्ट्रिप्स लेते हैं और इस रीडर के अंदर इंटैक्ट कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब ये तो डिफरेंट प्रोसीजर हो गए इसके, मतलब आप B1 के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है टोटल, जब आप ये प्रोसीजर, और B1 के लिए इस टोटल प्रोसीजर पे कितना टाइम लगता है? ये हमारे जो B1 है ना, इसमें हमारे मैक्सिमम 15 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, और M1 पे कितने मिनट्स लगते हैं? उससे भी इतना ही टाइम लगेगा ऑलमोस्ट, इससे ठीक है। ज़्यादा नहीं लगेगा। और अच्छा ठीक है। अच्छा ये फैसिलिटीज़ मतलब ये कि मेरी एक सजेशन है, हम तो खुद अपना कर रहे हैं और ओनर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बाहर का करो या ना करो, लेकिन हम कहते हैं कि आप लाहौर सैंपल भेजते हो या कहीं पर दूर आप भेजते हो या इस्लामाबाद सैंपल भेज देते हो, तो पाक पत्थर में दूर स्टेट पे जिस तरह साहिवाल या इसकी पेरीफ्री पे उकाड़ा तक जो इलाके हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में ये जगह थोड़ी सी नज़दीक पड़ेगी या पास दूर है, तो जो फार्मर है या डॉक्टर हैं वो खुद ही आ सकता है, देख भी सकता है, उनके सामने हम एनालाइज करके उसको दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।